गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ में शब्दार्थ होने के बाद प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में हमारे आज सबसे पहले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही होगा। सबसे पहला प्रश्न है आपका, श्री काका कालेलकर जी नदियों को क्या कहते हैं? पाठ के परिचय में ही मैंने आपको बताया था कि जो लेखक हैं कालेलकर जी, वो नदी को लोक माता कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें कि बताया गया है कि काका कालेलकर नदियों को लोक माता कहते हैं। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, रचनाकार ने बादलों की तुलना किससे की है? जब पाठ में वह बादलों को और गोदावरी के अंदर, जो कि थोड़े मटमैले रंग के हैं, देखते हुए जा रहे थे और उसके बारे में बता रहे थे, उसी समय उनको पहाड़ी के ऊपर जो सफेद सफेद बादल है वो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते हैं। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर उन्होंने अपने यात्रा रचनाकार ने बादलों की तुलना किससे की है? तो हमारा उत्तर रहेगा ऋषि मुनियों से, क्योंकि पूरे पाठ में कहीं भी कालिदास के मेघ, हाथी और राक्षसों का जिक्र नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ऋषि मुनियों का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है आपका, छोटे बड़े जहाजों को लेखक ने क्या कहा है? आपको पाठ में बताए हुए वर्णन का यदि ध्यान है तो लेखक ने जब गोदावरी के अखंड प्रवाह का जिक्र किया था कि पहाड़ों में से निकलकर वह कैसे गौरव के साथ आता हुआ दिखाई पड़ता है और उसके अंदर छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं, यह पंक्ति आई थी। तो यहाँ पर उन छोटे बड़े जहाजों को ना तो छोटी बड़ी मछलियां कहा था, ना घड़ियाल और न ही गेंडे। लेखक ने नदी के बच्चों के रूप में उनका वर्णन यहाँ किया था, जो कि माँ के स्वभाव से चिर परिचित है। तो यहाँ पर नदी के बच्चे, जो चौथा ऑप्शन है, वह सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी के क्या प्रसिद्ध हैं? नदी का जिक्र है, वहां पर रेत का तो बहुत ही कम जिक्र आएगा, क्योंकि यहाँ पर नदी के आसपास की विशेषताओं का जिक्र हो रहा है। बीच के ऊपर तो रेत फिर भी मिल जाती है, तो नदी के आसपास रेत का वर्णन हो ही नहीं सकता। जल तो नदी की विशेषता है, बिना जल के नदी की तो कोई महत्ता ही नहीं है। और कछुओं का कोई जिक्र यहाँ आया नहीं था, क्योंकि ज्यादातर कछुए बीच के ऊपर समुद्र के किनारे मिलते हैं, नदियों के किनारे कम मिलते हैं। तो एक जो ऑप्शन हमारा यहाँ रह जाता है, टापू है। अगर आपने उस वर्णन का ध्यान किया हो, जब लेखक बता रहे थे कि लंबे चौड़े भारी पाठ के दरमियान टापू ना हो तो इनकी कमी ही रह जाती है, और टापुओं का बहुत तब बताया था कि वहां पर वनश्री अर्थात हरियाली है, और पहले टापुओं के ऊपर बगुलों का वर्णन किया था। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न में आपका आएगा, गोदावरी नदी के टापू प्रसिद्ध है। टापू ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, किसकी आवाज को लेखक ने विजयनाद बताया है? जब लेखक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव, उस समय वो बताते हैं कि पूजा उपासना में वहां पर मंदिरों के घंटानाद होते हैं। तो पहला जो मंदिरों के घंटे की आवाज है, उसका ऑप्शन आया है। दूसरा, लेखक उसके अंदर बैठे रहते हैं तो उन्हें अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो उन्हें इंजन की ही आवाज सुनाई देती है। पुल पर गुजरती रेल के पहियों की जो आवाज है वो उस घंटा नाद के साथ मिल जाती है। पहियों की ताल का जिक्र किया था, तो उसको हम यहाँ रेल के पहिए की आवाज के रूप में लेंगे। फिर तीसरा आया था शंख की आवाज, जो कि वहां आरती के समय होती है। तो तीनों ही आवाज यहाँ लेखक ने मिलाकर बताया था कि विजयनाद सा उत्पन्न हो जाता है सुबह जब सुप्रभात के समय वहां पर आरती का जिक्र होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी आएगा। अगला है, लेखक ने गोदावरी को किसकी माता बताया है? अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने हमें बताया था कि
गोदावरी चारों वर्णों की तू माता है। तो यहाँ पर अंतिम जो ऑप्शन है चारों वर्णों की सही आएगा, क्योंकि यह चारों वर्णों की माता है। उसके बाद आज हम इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को ही करेंगे। कल आप लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आपका